हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के चैप्टर से फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ओम्स लॉ। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में कि करंट क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, करंट कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है, वायर्स पर करंट को कैसे फ्लो किया जाता है। तो अब उसी के आगे ये टॉपिक है ओम्स लॉ, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और इसका थ्योरी क्वेश्चन दोनों आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो देखिए, ये ओम्स लॉ कहाँ से आया है। इन 1826 में जॉर्ज ओम, ठीक है, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने, ये साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ये फिजिक्स पे काफी काम किया इन्होंने। तो इन्होंने 1826 में क्या किया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, एक ही चीज पे बार बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए विद डिफरेंट मेटल्स वायर्स, अलग अलग मेटल वायर्स लिए और उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए टू डिस्कवर हाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ठीक है, उन्होंने इस बात पे एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग मेटल्स को लेके कि अगर उन अलग अलग मेटल्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, उनके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें तो किस तरीके से करंट फ्लो होगा, और अगर अलग अलग वायर्स लें तो उस पर क्या असर आएगा। ठीक है, जैसे कोई वायर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है एक, ठीक है, तो इस कंडक्टर को उन्होंने एक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट किया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उन्होंने इधर पे ऐसे अलग अलग वायर्स को कनेक्ट किया और देखा कि इस पे कैसे करंट फ्लो होता है, और अगर हम वायर्स को चेंज करते हैं तो क्या उसमें फर्क आता है। ठीक है, ओके। In this experiment, the resistance wire is made of an alloy. Resistance wire means ये जो कंडक्टर था, ये कंडक्टर, उनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा था कि ये जो कंडक्टर था ये एक एलॉय था। एलॉय क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स मिक्स होते हैं, ठीक, कॉल्ड निक्रोम। ठीक है, उन्होंने जो एलॉय यूज किया था वो क्या था, निक्रोम। इट इज केप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया है या 26 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया है तो वही टेम्परेचर रहेगा थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, if a graph of current against potential difference is plotted, they are seen to obey the rules of simple proportion. अब उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने स्टार्ट किया, ठीक है, इसको ऑन किया, तो ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो होगा इस तरीके से। ठीक है, जब ये करंट ऐसे फ्लो होगा तो उन्होंने क्या किया, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का एक ग्राफ बनाया। ओके, सो उन्होंने वोल्टेज डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है, तो ग्राफ तो आपको पता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ऐसे उन्होंने वोल्टेज और ये करंट के बीच में ग्राफ बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि जब जब उन्होंने, अच्छा, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, जो वायर है वो एक ही वायर होगा, एक ग्राफ के लिए, दूसरे ग्राफ के लिए दूसरा वायर, तीसरे ग्राफ के लिए तीसरा वायर, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक वायर कनेक्ट किया और उसके बाद उन्होंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसको दिया। ठीक है, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने दिया तो उनको क्या मिला, 0.5 का करंट मिला। कितना मिला, 0.5 का। तो हम 1 वोल्ट और 0.5 दोनों के बीच का ये एक पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद जब उन्होंने 1 वोल्टेज को हटा के 2 वोल्टेज की बैटरी लगाई, या यूँ कह सकते हैं कि 1 वोल्टेज को ही उन्होंने बढ़ा दिया 2 वोल्टेज में, तो तब उनको क्या हुआ कि 1 एम्पेयर का करंट मिला। तो ये 2 वोल्टेज का यहाँ और 1 एम्पेयर का यहाँ। इस तरीके से जब वो वोल्टेज बढ़ाते गए तो क्या हुआ कि उनका करंट भी बढ़ता गया और हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ठीक है, या लीनियर लाइन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर ग्राफ होता है। तो यहाँ से उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाले और ये हर वायर के साथ उनको सेम रिजल्ट मिला। जब दूसरा वायर उन्होंने लगाया तो उसमें भी क्या हुआ कि जैसे जैसे उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी उनको बढ़ता हुआ मिला। तो इसके बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और वो कंक्लूजन्स ये हैं, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। जब भी आपको ओम्स लॉ आएगा तो आप क्या करेंगे कि इन चीज़ों को अगर आप नहीं भी लिखेंगे, इन चीज़ों को अगर आप नहीं भी बताएंगे कि कब क्या किया गया, कैसे एक्सपेरिमेंट आया, ठीक है, बट अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको लिए अच्छी मार्किंग होगी, ठीक है, और ये पढ़ना भी जरूरी है। तो ग्राफ जरूर प्लॉट कीजिएगा अगर आपको थ्योरी में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड। अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया, फॉर एग्जांपल अभी हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 1 वोल्ट और फिर हमने दे दिया 2 वोल्ट, तो डबल कर दिया, पहले दिया 2 वोल्ट फिर कर दिया 4 वोल्ट, ठीक है, उसको डबल कर दिया। तो इन केस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं, करंट ऑल्सो बिकम्स डबल, तो क्या होता है, करंट भी डबल हो जाता है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये दो चीजें समझ में आई। और क्या समझ में आया, और ये समझ में आया द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कांस्टेंट। मींस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर रेशियो लिया जाएगा तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ठीक है। ये तीन चीजें उनको समझ में आई। एक्सपेरिमेंट्स विद अदर वायर्स प्रोड्यूस द सिमिलर रिजल्ट्स। बाकी वायर्स के साथ भी उन्होंने जब यही एक्सपेरिमेंट किए तो उनको यही तीन चीजें सामने आई, ठीक है। दिस कैन बी सम्ड अप इन अ लॉ नोन एज ओम्स लॉ। और ये सारी चीजें जब उन्होंने इकट्ठी की, उसको एक्सप्लेन किया, उसका एक स्टेटमेंट दिया, तो उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। ओम्स लॉ स्टेट दैट, हर बुक में आपको अलग अलग इसके स्टेटमेंट मिलेंगे, आप किसी को भी लिखिए आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट क्या है, जो वो कहना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। So Ohm's law state that the current flowing through a metal conductor, एक मेटल कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट जो फ्लो हो रहा है एक मेटल कंडक्टर से, कोई सा भी आप मेटल कंडक्टर लें, उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। Potential difference across its end provided the temperature and other physical conditions remains constant। तो आपको वहां पे जो बाकी फिजिकल कंडीशंस होंगी और जो टेम्परेचर होगा उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ये जो साइन होता है ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको हम सामने लिखते हैं, ठीक है। और अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर करंट आप बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी आपका बढ़ेगा, अगर आपने करंट को डबल किया तो वोल्टेज भी डबल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। ओके तो क्या है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब क्या होता है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम K से, मीन्स कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जो है इसको हम कांस्टेंट से और इक्वल टू से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, या V इज इक्वल टू आर आई। तो ये जो R है, ये R जो है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो विथ इन द कंडक्टर, जो कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं R। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू आई आर या आर आई, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है ये, ठीक है। सो दिस इज द ओम्स लॉ। तो यहाँ पे V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज इक्वल टू कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेसिस्टेंस क्या होता है, तो वहां पे आपको समझ में आएगा रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ओम्स लॉ क्लियर हुआ। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर,
कि उसके एंड्स पे जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो कैसा लगाया है, क्योंकि हमने ओम्स लॉ से समझ लिया है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एंड सेकंड, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक्चुअली रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और आगे चल के आपको इसके बारे में बहुत पढ़ना है। तो रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी कि रेसिस्टेंस क्या होता है। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो भी आप वायर लगाते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, और उसका काम क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। ये तो आपको ओम्स लॉ हो गया। अभी और स्टेटमेंट आप देखिए ओम्स लॉ के, ठीक है। तो एक और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, या यूं कहे डेफिनेशन लिखी ओम्स लॉ की। आप एग्जाम में इसको भी लिख सकते हैं। ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ओम्स लॉ क्या करता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन देता है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको पहले वाला टफ लगता है तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आपको दोनों में ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें भी उन्होंने ये लिखा हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो V इज इक्वल टू IR। हियर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट होता है जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स लॉ का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या लिखना है, पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये लिखना है। उसके बाद VIR क्या है ये भी आपको लिखना है, आपको ग्राफ बनाना है, और उसके साथ साथ किन फैक्टर्स पर करंट डिपेंड करता है वो भी लिखना है, और ग्राफ से आपको क्या क्या समझ में आया आपको वो सारा कुछ लिखना है। जैसे ग्राफ से हमको ये सारी चीजें, ये 2 पॉइंट्स और एक और जो पॉइंट मिला था, ये सारा आपको लिखना है अगर ओम्स लॉ का थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको मिला है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो यहाँ से देखिए एक तो हमको मिला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, R लगा देते हैं, तो V इज इक्वल टू IR। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये हुआ। सेकंड क्या होगा, आप लिखेंगे V अपॉन R। ये R को आप यहाँ ले आएंगे, ये यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू I। मीन्स अगर आपके पास वोल्टेज और रेसिस्टेंस की वैल्यू है तो आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू है तो आप वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, V अपॉन I, आप I को यहाँ ले आइए, इज इक्वल टू R। अगर आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू है तो आप रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ इस एक फॉर्मूले से आपको ये 3 फॉर्मूले मिले हैं, और इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से पढ़िए बच्चों, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, आपके डाउट एज सुन एज पॉसिबल क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।